हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चंद्रपाल वर्मा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टाइप का क्वेश्चन। देखो, एक्सप्लेन इंटरेक्शन ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन विथ लीनियर सिमेट्रिक टॉप, एसिमेट्रिक टॉप एंड स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स, जिसमें से हम लोग लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को कवर कर चुके हैं। अब आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है सिमेट्रिकल टॉप, एसिमेट्रिकल टॉप एंड स्फेरिकल टॉप के लिए हम लोग को रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखना है, ठीक है। और इसमें से भी जो सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल्स है उसका रोटेशनल स्पेक्ट्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल के साथ हम लोग आज का ये वीडियो स्टार्ट करेंगे, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स के लिए रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है। सो अगर हम लोग स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल को देखें तो स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स में देखो क्या होता है, आई ए का वैल्यू आई बी के बराबर होता है और आई बी का वैल्यू आई सी के बराबर होता है। इसको मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। फॉर दिस मॉलिक्यूल्स ऑल द थ्री डायमेंशंस आर इक्वल, सभी डायमेंशंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सभी डायमेंशन में जो वैल्यू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो बराबर होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है परफेक्टली टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स, जैसे कि SF6 इसका एग्जांपल है। तो कौन से मॉलिक्यूल्स रोटेशनली एक्टिव होते हैं, इसमें इसको भी मैंने पहले लेक्चर में वो किया था, एक्सप्लेन किया था। जिसके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रोटेशनल एक्टिव होते हैं। सो अगर इसका डाइपोल मूवमेंट देखें, जैसे कि SF6 क्या है, हम लोग का स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल है। तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ना, ये जो फ्लोरीन है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पास हम लोग का एक डाइपोल मूवमेंट आएगा, ठीक है। हम लोग को डाइपोल मूवमेंट नहीं देखना, हम लोग को परमानेंट नेट डाइपोल मूवमेंट देखना है, सभी का कंबाइन इफेक्ट करके, ठीक है। तो यहाँ तो डाइपोल मूवमेंट है, यहाँ भी डाइपोल मूवमेंट है, इस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट है, इस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट है ना, सभी जगह है। लेकिन ये वाला जो डाइपोल मूवमेंट है वो ये अपोजिट है, इसका नेचर देखो, ये वाला डाइपोल मूवमेंट और ये वाला डाइपोल मूवमेंट का नेचर अपोजिट है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये इसको फ्लोरीन इसको इधर खींच रहा है, इसको इधर खींच रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। ये वाला इसके साथ कैंसिल हो गया, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो गया, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो गया। तो नेट डाइपोल मूवमेंट कितना हो गया, 0। इस वजह से जो स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल है ना, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स वो रोटेशनल इनएक्टिव होते हैं, है ना। सिंस द मॉलिक्यूल हैज़ 0 डाइपोल मूवमेंट इट इज़ रोटेशनल इनएक्टिव, ठीक है। सो जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल आता है हम लोग का वो है सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स में आई बी और आई सी के वैल्यू बराबर होता है, लेकिन वो आई ए के बराबर नहीं होता, है ना। इसको मैंने एक्सप्लेन किया था। इसका एग्जांपल क्या है, मिथाइल फ्लोराइड, ये है हम लोग का आई ए, ये हम लोग का आई बी और ये है क्या है, आई सी। तो इसके अलाउंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसको हम लोग आई ए, उसको हमने आई बी बोला था। वाई एक्सिस के अलाउंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसको हम लोग आई बी बोलते हैं, और जो जेड एक्सिस के अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है उसको हम लोग आई सी बोलते हैं। तो आई ए का वैल्यू 0 नहीं होता, क्योंकि इधर कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स है ऐसे, कुछ ना इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स डिस्टेंस डी पे है, इस वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 नहीं आता। और ये जो आई ए एक्सिस है ना, ये वाला जो एक्सिस है एक्स एक्सिस, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स है वो भी दो प्रकार का है, एक होता है हम लोग के पास प्रोलेट, दूसरा क्या होता है, ऑब्लेट। अब देखो, जो एनर्जी का हमारे पास फार्मूला आता है इसके लिए, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स के लिए, वो डिफरेंट आता है। लेकिन जो हमारे पास जो नॉर्मल लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है उसके लिए जो एनर्जी का फार्मूला आता है वो आता है H/8π²I × C, और ये आता है B × J+1, ऐसा आता है, ठीक है। ये एनर्जी का इक्वेशन आता है। अब यहाँ पास समस्या हमारे पास क्या है पता है, हमारे पास समस्या है ये आई का। अब मैं कौन सा आई डालूँ, है ना, क्या मैं आई ए डालूँ या फिर आई बी और आई सी डालूँ। आई बी और आई सी तो दोनों बराबर है, लेकिन वो किसके बराबर नहीं है, आई ए के बराबर, ठीक है। तो आई बी और आई सी में से, आई बी आई सी और आई ए में से कौन सा डालूँ। चलो ठीक है, आई बी और आई सी का वैल्यू बराबर है, इस वजह से आई बी या फिर आई सी का वैल्यू एक में डाल सकते हैं। लेकिन ये आई ए, तो यहाँ पास मैं क्या डालूँ, क्या मैं आई ए डालूँ और आई बी डालूँ, क्या डालूँ। समस्या यहाँ पास ये उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पास ना हमारे पास दो डायरेक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, आई ए के अलॉन्ग भी और आई बी के अलॉन्ग भी। तो इसके लिए ना हम लोग दो डिफरेंट रोटेशन, इसको हम लोग ने बोला था बी, है ना, इसको हमने बोला था बी, इसको बोला था हमने बी, और इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल कांस्टेंट। तो हम लोग को दो रोटेशनल कांस्टेंट डिफाइन करना पड़ेगा, आई ए के लिए भी और आई बी के लिए भी। जो सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स है उसके लिए जो हमारे पास एनर्जी इक्वेशन आता है सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स के लिए, वो एनर्जी इक्वेशन को हम लोग थोड़ा देर बाद देखेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इन विच द मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी, है ना, दो डायरेक्शन है
एक तो हमारा आई ए के अलोंग और दूसरा क्या है हम लोग का आई बी के अलोंग। सो दो डायरेक्शन में ये मॉलिक्यूल्स एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं और एमिट कर सकते हैं। अबाउट द मेन सिमेट्रिकल एक्सिस, मेन सिमेट्रिकल एक्सिस कौन सा है हम लोग का, आई ए है, और दूसरा क्या है, एंड सेकंड परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस आई बी और आई सी। आई बी और आई सी का वैल्यू बराबर है ना, इसलिए इसको हम लोग कंबाइन ले रहे हैं, ठीक है। दस वी नीड टू क्वांटम नंबर टू डिस्क्राइब डिग्री ऑफ रोटेशन। सो हम लोग को दो क्वांटम नंबर चाहिए, है ना। यहाँ पास हम लोग एक तो क्वांटम नंबर हमारा जे था, है ना, जे क्या है हम लोग का रोटेशनल क्वांटम नंबर, है ना, ये हम लोग का क्वांटम नंबर था। तो ये एक हमारे पास क्वांटम नंबर हो गया। एक क्वांटम नंबर हम लोग डिफाइन करते हैं के, सेम जिस प्रकार से जे होता है ना उसी प्रकार से के भी होता है। के को भी हम लोग क्या बोल देते हैं, क्वांटम नंबर है। इसको हम लोग बोलते हैं, इसका पूरा जो नाम है वो है टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, है ना। और इसका जो है ना, इसको हम लोग के बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास पढ़ लेते हैं, दस वी नीड टू क्वांटम नंबर टू डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ रोटेशन। तो दो डिग्री ऑफ रोटेशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग दो क्वांटम नंबर डिफाइन करते हैं, आई ए आई बी, आई ए और दूसरा क्या है आई बी और आई सी, ठीक है। जे जो है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। के जो है एंगुलर मोमेंटम अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो ये जो क्वांटम नंबर है वो हमारा आई ए एक्सिस के लिए है और ये हम लोग का टोटल है ना, तो ये आई बी और एंड आई ए दोनों के लिए है, ठीक है। तो दो क्वांटम नंबर हमने डिफाइन कर दिया। वैल्यू अब ये जो क्वांटम नंबर है ना हमारे पास, इन क्वांटम नंबर्स का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। तो जे के लिए जो वैल्यू हम लोग लिखते थे, जे कैन बी, जे जो है वो 0 1 2 3 4 ऐसे हो सकता था। तो ये जे का वैल्यू तो हम लोग को पहले से ही पता है। के का जो वैल्यू होता है ना, के का वैल्यू जो होता है वो होता है प्लस जे से लेकर माइनस जे तक, है ना। जो के का वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जे के वैल्यू के ऊपर। अगर जे का वैल्यू 1 है ना, इफ लगा रहे हैं, अगर जे का वैल्यू 1 है तो के का वैल्यू क्या क्या होगा, माइनस प्लस जे से लेकर माइनस जे तक, है ना। तो ये हो जाएगा जे का वैल्यू कितना है, +1 0 -1, या फिर ऐसे बोल सकते हो इसको, बुक में लिखा रहता है -j to +j तक लिखा रहता है ना ऐसे। तो माइनस से प्लस लिखो चाहे प्लस से माइनस को लिखो, कोई समस्या नहीं है। तो के का वैल्यू कितना होगा, +1 0 -1, ठीक है। अगर जे का वैल्यू 2 है तो के का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, -j से +j तक, तो ये -2 0 सॉरी -2 -1 0 1 और ये 2 ऐसे, ठीक है कि नहीं है। इस प्रकार से हम लोग जे की वैल्यू के लिए हम लोग के का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल दे, देखो जे का वैल्यू अगर 3 है तो के का वैल्यू क्या होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। कितने वैल्यू हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, इसके कितना वैल्यू हो गए 7। अगर जे के वैल्यू 2 है तो इसके कितने वैल्यू हो गए, के कितने वैल्यू हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये 5 वैल्यू हो गया। जे का वैल्यू अगर 1 है तो के की कितने वैल्यू हो गए, 1 2 3, ऐसे 3 वैल्यू हो गया। तो किसी भी जे के वैल्यू के लिए अगर हमें टोटल कितना वैल्यू आ रहा है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 2j + 1 कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर जे के वैल्यू 3 है तो के कितने वैल्यू होंगे, इसको हम लोग इस फॉर्मूला की सहायता से निकाल सकते हैं। तो जैसे कि अगर जे का वैल्यू 3 है तो के का वैल्यू कितना होगा, 2 × जे के वैल्यू 3 है +1, तो 3 दूनी कितना हो गया 6 + 1 कितना हो गया 7, है ना ऐसे। तो ये 7 वैल्यू आ गया, देखो ऐसे। तो इस प्रकार से हम लोग जे और के को डिफाइन करते हैं। तो दो क्वांटम नंबर है, जे जो है हम लोग का टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और के जो है ना एंगुलर मोमेंटम अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन कर रहा है, जो कि आई ए बॉन्ड के लिए है ना। ठीक है, यहाँ पास वैल्यूज लिख सकते हो, एंड द वैल्यूज ऑफ के इज +j to -j, टोटल वैल्यू ऑफ के 2j + 1, ठीक है। अब जब हम लोग सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो एनर्जी का इक्वेशन आता है वो आता है BJ+1, जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं, A - B × k², और ये सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इस एनर्जी के इक्वेशन को अच्छे से ध्यान से देखो, है ना। जो हमारे पास एनर्जी का इक्वेशन है वो क्या है, हमारे पास BJ × J+1, ठीक है, और इधर आया है A - B k², और ये क्या है
पूरा सेंटीमीटर इनवर्स में है, ठीक है। इस इक्वेशन को बस ध्यान रखो। अब देखो यहाँ पास ए क्या है हम लोग का, हमारे पास ना ए और बी जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल कांस्टेंट, ROTATIONAL, रोटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। जिस प्रकार से हमारे पास एनर्जी था ना, किसके लिए, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के क्या होता था, BJ इंटू J+1 होता था। तो ये B क्या है हम लोग का, रोटेशनल कांस्टेंट है। अब देखो लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स या फिर सिंपल जो हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि HCl हो गया, तो इसके लिए हमारे पास देखो ये हम लोग IA डिफाइन करते थे, IB डिफाइन करते थे और IC डिफाइन करते थे। और लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए IA के वैल्यू, IB के वैल्यू और IC के वैल्यू, IB और IC के वैल्यू क्या होता था, बराबर होता था। और IA के वैल्यू कितना होता था, 0 होता था, है कि नहीं है, क्योंकि ये जो दो एटम है वो इसी एक्सिस में आ रहा है, तो इनका डिस्टेंस कितना हो गया, 0 हो गया। तो IA का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, IB और IC का वैल्यू दोनों बराबर है। इस वजह से जब हम लोग B का वैल्यू लिखेंगे तो B क्या होता है, H/8π² I इंटू C होता था। तो I की जगह हम लोग IB रखें या फिर IC रखें, दोनों का मतलब तो एक ही है ना। इस वजह से केवल एक वैल्यू आ रहा है ऐसे। लेकिन जब हम लोग सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स के लिए देखें ना, तो यहाँ पास दो रोटेशनल कांस्टेंट आएंगे, A और B। ये A वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये A रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोग का रोटेशनल कांस्टेंट, है ना। ये रिप्रेजेंट कर रहा है रोटेशनल कांस्टेंट फॉर IA एक्सिस, ठीक है। कौन से एक्सिस के लिए, इस एक्सिस के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके लिए हम लोग का ये रोटेशनल कांस्टेंट है। सो रोटेशनल कांस्टेंट को निकालने का फॉर्मूला तो वही रहेगा, H/8π² I। अब ये कौन सा I रखूँगा, IA रखूँगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया A एक्सिस के लॉन्ग, यानी कि X एक्सिस के लॉन्ग, है ना। ऐसे होता था हमारे पास। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेशन कर रहे हैं तो इस IA के लिए जो रोटेशनल कांस्टेंट है वो A निकला, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो B है वो क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट फॉर IB एक्सिस, है ना। तो यहाँ पास मैं B के वैल्यू कैसे रखूँगा, H/8π² I और B इंटू इधर C भी रहेगा ना, C इज हम लोग का स्पीड ऑफ लाइट। तो ये हमारे पास दो रोटेशनल कांस्टेंट हो गया, ये A और ये क्या हो गया B। तो यहाँ पास एनर्जी जो हम लोग ने इक्वेशन लिखा है, A क्या हम लोग का रोटेशनल कांस्टेंट फॉर IA एक्सिस, यानी कि इस एक्सिस के लॉन्ग, है ना, ये ऐसे बना है ना, ये X एक्सिस के लॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए A ये है और B क्या है हम लोग का, जो B एक्सिस और जो C एक्सिस है ना उसके अलॉन्ग जो रोटेशनल कांस्टेंट है वो B है, ठीक है। सो देखो ये जो है रोटेशनल कांस्टेंट फॉर प्रिंसिपल एक्सिस मतलब जो IA एक्सिस है उसके लिए हम लोग का रोटेशनल कांस्टेंट है। A के वैल्यू H/8π² IA इंटू C, I के वैल्यू IA रखेंगे, ठीक है। और B क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट फॉर IB एक्सिस, सो H/8π² IB या फिर IC भी लिख सकते हो, क्योंकि IB और IC के वैल्यू क्या है, बराबर है। तो IB लिख देते हैं क्योंकि इधर C है ना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। और C क्या है हम लोग का स्पीड ऑफ लाइट है, यहाँ पास ध्यान देखना, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एनर्जी डिपेंड ऑन K², ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को देखोगे तो एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, K² के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और ये K क्या है हम लोग का, ये हमारे पास क्वांटम नंबर है। B यहाँ पास जो J और K क्या है हम लोग का, दो क्वांटम नंबर्स, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एनर्जी डिपेंड ऑन K² एंड इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर द मॉलिक्यूल इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ K ग्रेटर देन 0 एनर्जी लेवल्स आर डबली डी जनरेटेड। इसका मतलब समझाऊंगा, है ना, जब एनर्जी लेवल जब ड्रॉ करके बताऊंगा ना तो इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग एनर्जी लेवल निकालते थे, जिस प्रकार से हम लोग एनर्जी लेवल निकाल दिए, ठीक है। एनर्जी लेवल निकालने के बाद हम लोग को क्या करना है, एनर्जी डायग्राम बनाना है। उसके बाद सिलेक्शन रूल, क्योंकि हमारे पास दो क्वांटम नंबर है ना,
जैसे कि जे, डेल्टा जे का वैल्यू प्लस माइनस वन होना चाहिए और डेल्टा के का वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो ये है हमारे पास सिलेक्शन रूल। हम लोग जब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जब सिलेक्शन रूल पढ़ते थे तो वहाँ डेल्टा जे का वैल्यू कितना होता था, प्लस माइनस वन होता था। तो यहाँ भी वही सेम वही सिलेक्शन रूल है, बस यहाँ पास एक एक्स्ट्रा टर्म हो गया है, डेल्टा के इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अभी देखो एनर्जी लेवल डायग्राम मैं आप सभी लोग को बताता हूँ प्रोलेट मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से मैं ऑब्लेट मॉलिक्यूल्स के लिए भी बताऊंगा। पहले प्रोलेट मॉलिक्यूल्स का देखते हैं। अभी ये थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा सरल है। तो इसको बनाएंगे कैसे? बनाना कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि आप लोग बनाते थे ना डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो एनर्जी लेवल बनाते थे, इधर 0 पे, फिर 2b पे, ठीक है, फिर कितना पे हम लोग का 6b पे, फिर हम लोग बनाते थे 12b पे। इस प्रकार से एनर्जी लेवल बनाते थे ना। तो सेम इसी प्रकार का एनर्जी लेवल बनाना है आप सभी लोग को। इधर एनर्जी ऊपर जाते हैं तो एनर्जी क्या होता है, बढ़ते हैं, है ना। सेम इसी प्रकार से एनर्जी लेवल बनाना है। अब ये जो एनर्जी लेवल है ना, ये जे इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 2, जे इज इक्वल टू 3, ऐसे के लिए होता था। तो ये जो एनर्जी लेवल है ना वो स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट मतलब बढ़ जाता है। कितने में बटेगा वो डिपेंड करता है कि जे का कितना वैल्यू है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पास कितने लेवल में बटा है, देखो ये जे इज इक्वल टू 0 के लिए के का जो वैल्यू है वो 0 होगा। ठीक है, तो ये एक ही एनर्जी लेवल हो गया। जे इज इक्वल टू 1 के लिए, है ना, अभी हमने इसका वैल्यू निकालना सीखा है ना। यहाँ पास लिख देता हूँ, देखो अच्छे से। अगर जे का वैल्यू कितना है, 0 है, तो इसके पॉसिबल के वैल्यू कितने हो सकते हैं, 0 हो सकता है। जो के का वैल्यू है ना वो माइनस जे से लेकर प्लस जे तक होता है। ठीक है, माइनस जे से लेकर प्लस जे तक होता है। तो अगर जे का वैल्यू 1 है, ठीक है, अगर जे का वैल्यू 1 है तो के का वैल्यू कितना होगा, -1, 0 और 1। ठीक है, अगर जे का वैल्यू 2 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, -2, -1, 0, 1 और क्या होगा 2। अगर जे का वैल्यू 3 है तो इसके लिए के वैल्यू कितना होंगे, -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, ये ऐसे पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो अभी हम लोग और ज़्यादा लंबा नहीं जा रहे हैं, जे के वैल्यू 3 के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। अब ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का एनर्जी लेवल्स मिल गया। के लिए जो एनर्जी लेवल्स जो स्प्लिट हुआ है ना, ये जो जे है ना, जे 0 कितने में स्प्लिट हुआ होगा, एक ही में स्प्लिट हुआ होगा। जे इज इक्वल टू 1 जो है ना, वो जे इज इक्वल टू 1 जो एनर्जी लेवल है वो कितने में स्प्लिट हुआ होगा, कितने में टूटा होगा, 3 भाग में टूटा होगा, 1, 2 और ये 3। ठीक है, जे के वैल्यू अगर 2 है तो कितने भाग में टूटा होगा, 5 भाग में, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, जे इज इक्वल टू 3 है ना, तो वो कितने भाग में टूटा होगा, 5 भाग में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी 6 कैसे हो गया, अच्छा 7 भाग में टूटा होगा ना। अगर 3 के वैल्यू है तो ये 7 भाग में टूटा होगा, +3 भी होगा। ठीक है, तो यहाँ बस इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, हाँ अभी देखो कैसे होगा। अब जैसे कि इसका वैल्यू 2 है ना, ये 2 है, तो इनका जो एनर्जी होता है ना बराबर होता है। जैसे कि 1 है ना, तो 1 और -1 और +1 का जो एनर्जी होगा बराबर होगा। तो ऐसे ऑर्बिटल्स को हम, ऐसे एनर्जी लेवल्स को हम लोग बोलते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। ठीक है, -2 + 2 ये क्या होगा, इनका एनर्जी क्या होगा, बराबर होगा। -1 + 1 इनका एनर्जी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये -3 + 3 इनका एनर्जी क्या होगा, बराबर होगा। -2 + 2 इनका एनर्जी क्या होगा, बराबर होगा। -1 + 1 का एनर्जी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पास कितने एनर्जी लेवल मिलना चाहिए, -3 का एक एनर्जी, ठीक है, -2 का एक एनर्जी लेवल, है ना, और -1 का एक एनर्जी लेवल, ये -3 का, -2 का, -1 का एक एनर्जी लेवल और 0 का एक एनर्जी लेवल। तो यहाँ पास 4 एनर्जी लेवल में टूट जाएगा। ये जो 3 है वो कितने में टूटेगा, 4 में। वैसे ही 2 कितने में टूटेगा, देखो 2 का हमारे पास एक एनर्जी लेवल, ठीक है, 1 का हमारे पास एक एनर्जी लेवल और 0 का एक एनर्जी लेवल। तो ये 3 भाग में टूट जाएगा। ठीक है, तो उसी को दर्शाते हैं हम लोग। चलो, तो अगर जे का वैल्यू 0 है तो के कितना वैल्यू होगा, 0 होगा। तो ये एक ही लेवल होगा, के का एक ही लेवल हुआ। अगर जे का वैल्यू 1 है तो ये होगा 0, एक +-1, +1 और -1। सो +1 और -1 क्या होगा, ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये कितने भाग में टूटेगा, ये 0, ये +1 और ये -1। ठीक है, क्योंकि इनका एनर्जी क्या है, बराबर है। जे इज इक्वल टू 1 के लिए देखो ये क्या होगा, -1, 0 और ये +1। -1 और +1 कहते हैं एनर्जी क्या है, दोनों का
बराबर है क्योंकि डी जनरेटर ऑर्बिटल है, तो ये हो गया हम लोग का 0 और ये रिप्रेजेंट कर रहा है +1 और ये -1, ठीक है। तो ये +1 -1। उसी प्रकार से j = 2 के लिए 0 +1 -1 +2 -2, 3 लेवल हो गया ना। j = 3 के लिए 0 +-1 +-2 +-3। तो अगर 3 है तो 0 +-1 +-2 +-3, ऐसे इस प्रकार से ये क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। और j = 4 के लिए भी आप लोग बना सकते हो। अब मैंने आप सभी लोग को सिलेक्शन रूल बताया था। अब स्पेक्ट्रम किस प्रकार से मिलेगा और ये ट्रांजिशन किस प्रकार से होता है। देखो, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन किस प्रकार से होता है, तो मैंने आप सभी लोग को सिलेक्शन रूल बताया इसके लिए, ठीक है। सिलेक्शन रूल में पहला रूल है डेल्टा जे का वैल्यू कितना होना चाहिए, +-1 होना चाहिए, ठीक है। डेल्टा जे का वैल्यू कितना होना चाहिए, +-1 होना चाहिए। और दूसरा जो रूल है डेल्टा के का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करूँ तो डेल्टा जे का वैल्यू कितना हुआ, +-1 सेटिस्फाई हो रहा है। इस लेवल से इस लेवल में गया ना, ये एनर्जी लेवल इसमें स्प्लिट हुआ है, ये एनर्जी लेवल इसमें स्प्लिट हुआ है, ये एनर्जी लेवल इसमें स्प्लिट हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, यहाँ से यहाँ जाऊँ, तो डेल्टा जे का वैल्यू तो हमारे पास कितना हो गया, +-1, क्योंकि 1 में 0 घटाऊंगा तो 1 मिलेगा, ठीक है। डेल्टा के का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। डेल्टा के का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर k = 0 से लेकर मैं k = 0 में गया, है ना, तो k का वैल्यू कितना हो गया, डेल्टा के का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पास 0 हो गया, सेटिस्फाई, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इस 0 से उस 0 में गया, है ना, ये 0 है, k का वैल्यू कितना है, 0, और नेक्स्ट लेवल का जो k है उसका वैल्यू कितना है, 0, तो 0 से 0 गया मैं, तो डेल्टा k का वैल्यू कितना हो गया मेरा, 0 हो गया। तो ये सिलेक्शन रूल फॉलो हो रहा है। और डेल्टा जे का वैल्यू कितना हो गया, देखो जे का वैल्यू कितना है, 2, और कहाँ से जा रहे हैं हम लोग, 1 से रहा, तो 2 में 1 1, तो क्या है ये, अलाउड ट्रांजिशन है कि फॉरबिडन ट्रांजिशन है, ये अलाउड ट्रांजिशन है, ठीक है। तो ये +-1 से +-1, है ना, 0 से 0, +-1 से +-1, +-2 से +-2, ऐसे इस प्रकार से क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। ये जो एनर्जी लेवल्स है ना, ये प्रोलेट मॉलिक्यूल्स के लिए है ना। चलो अब हम लोग थोड़ा सा एनर्जी लेवल डायग्राम सीख लेते हैं प्रोलेट मॉलिक्यूल्स के लिए और ऑब्लेट मॉलिक्यूल्स के लिए। तो हमारा जो सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स है ना, वो 2 प्रकार का होता है। एक तो हमारा प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स और दूसरा होता है ऑब्लेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स में IB और IC का वैल्यू बराबर होता है, और वो IB और IC के वैल्यू IA के वैल्यू से बड़ा होता है, ठीक है। तो हमारे पास 2 रोटेशनल कॉन्स्टेंट आता है, एक तो हमारा IA एक्सिस के लॉन्ग और दूसरा क्या है, IB एक्सिस के लॉन्ग। सो IA एक्सिस के लॉन्ग जो हमारा रोटेशनल कॉन्स्टेंट आता है उसको हमने A बोला था, और IB एक्सिस के अलॉन्ग जो रोटेशनल कॉन्स्टेंट आता है उसको हम लोग B बोला था उसको, ठीक है। सो A = h/8π² IA × C। A मॉलिक्यूल्स के लिए जो रोटेशनल कॉन्स्टेंट लिख रहे हैं तो उसमें IA टर्म आएगा, और B एक्सिस के लिए हम लोग जब रोटेशनल कांस्टेंट लिख रहे हैं तो उसमें IB आएगा, ठीक है। तो ये 2 रोटेशनल कांस्टेंट है। और प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स के लिए देखो, IB का वैल्यू IA के वैल्यू से ज़्यादा होता है, सो IB का वैल्यू ज़्यादा होगा, है कि नहीं है। IB का वैल्यू ज़्यादा होगा तो आप मुझे ये बताओ, जो B है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जो रोटेशनल कांस्टेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। सो किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, A और B में किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, ऑफकोर्स A का वैल्यू ज़्यादा होगा, A का वैल्यू ज़्यादा होगा, क्योंकि IA का वैल्यू क्या है हम लोग का, कम है ना। इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर ये बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, है ना, ऐसे। तो हमारा कौन सा बड़ा है, IA बड़ा है, सॉरी IB बड़ा है। IB बड़ा है तो कौन सा छोटा होगा, B छोटा होगा, ठीक है। तो B क्या होगा, छोटा होगा किससे, A से। इसी वजह से जो हमारा एनर्जी इक्वेशन है, इस एनर्जी इक्वेशन में देखो, इस एनर्जी इक्वेशन में जो ये आया है टर्म A-B में A का वैल्यू बड़ा है B से, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। A-B करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि A का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है किससे, B से। इस वजह से आप लोग देखोगे ईच एनर्जी लेवल स्प्लिट इंटू J+1 यानी कि अगर J का वैल्यू 2 है तो ये कितने में स्प्लिट होगा, 3 एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट होगा, 0
+-1 +-2। अगर जे के वैल्यू 3 है तो ये J+1 यानी कि तीन में से एक जोड़ दो तो 4 एनर्जी लेवल में स्प्लिट होगा, 0 +-1 +-2 और +-3 ऐसे करेंगे। ठीक है, ईच एनर्जी लेवल स्प्लिट इंटू J+1 एंड ईच लेवल इज शिफ्ट अप बाय एन अमाउंट प्रोपोर्शनल टू k²। तो इसमें k² प्रोपोर्शनल से क्या होगा, ये जो एनर्जी लेवल्स है ना वो बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये देखो थोड़ा सा ना ऐसे शिफ्ट हो गया ये, है ना, थोड़ा सा हल्का हल्का सा ये क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू k² से ये अप साइड शिफ्ट हुआ है ना, यही बोल रहा है ये। ईच एनर्जी लेवल स्प्लिट इंटू J+1 एंड ईच लेवल इज शिफ्ट अप, ठीक है, शिफ्ट अप बाय एन अमाउंट प्रोपोर्शनल टू k² एस A-B वैल्यू इज पॉजिटिव। A-B का जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है, इस वजह से ये क्या हुआ है, अप साइड शिफ्ट हुआ है ना, अप साइड शिफ्ट हुआ है। ऑन द अदर हैंड ये तो हम लोग का प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स के लिए है ना। तो इस प्रकार से हम लोग प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हैं। लेकिन ऑब्लेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स के लिए जितना भी हम लोग डिस्कस किए थे, IB का वैल्यू IC से बराबर होगा और यहाँ पास IA का वैल्यू बड़ा होगा, किससे, IB से। सो दो रोटेशनल कांस्टेंट मिलेगा हम लोग को, A h/8π² IA इंटू C, B इज इक्वल टू h/8π² IBC। सिंस द वैल्यू ऑफ IA इज ग्रेटर देन IB, देयरफॉर B का वैल्यू अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और AB का वैल्यू क्या होगा हमारे पास, निगेटिव आएगा। ठीक है, AB का वैल्यू अगर निगेटिव आया तो एनर्जी के इक्वेशन में देखोगे तो A-B का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। सो ना, इसकी वजह से क्या होगा, देखो ईच एनर्जी लेवल स्प्लिट इंटू J+1 में तो स्प्लिट होगा, एंड ईच एनर्जी इज शिफ्ट डाउन बाय k² एज द वैल्यू ऑफ A-B इज निगेटिव। सो प्रोलेट मॉलिक्यूल्स में A-B का वैल्यू क्या था, पॉजिटिव था, इस वजह से वो अप शिफ्ट हुआ था। लेकिन हमारे पास ऑब्लेट मॉलिक्यूल्स में क्या हुआ है, जो A-B का वैल्यू है निगेटिव आया है ना, A-B का वैल्यू ऑब्लेट मॉलिक्यूल्स के लिए क्या था, निगेटिव आया था। तो ये क्या हुआ था, जब हम लोग ये वाला डायग्राम बनाए थे ना K के लिए, तो इसको हमने शिफ्ट अप किया था। अब जब ऑब्लेट मॉलिक्यूल्स के लिए बनाएंगे ना, तो ये इसको किस प्रकार से बनाएंगे, देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पास हमारा 0 हो गया, इधर हमारा क्या हो गया, 2B हो गया, इधर हो गया हम लोग का 6B और इधर हो गया हम लोग का 12B। ठीक है, इस प्रकार से ये स्प्लिट होगा J+1 में, है ना। कितने में स्प्लिट होता है, J+1, J के वैल्यू कितना है, यहाँ पास 0 है, J के वैल्यू कितना है, 1 है, J के वैल्यू कितना है, 2 है, और यहाँ J के वैल्यू कितना है, 3 है। तो कितने में स्प्लिट होगा, J के वैल्यू 0 है तो ये एक ही लेवल में स्प्लिट हो गया ऐसे। ठीक है, अभी J के वैल्यू कितना है, 1, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 लेवल में स्प्लिट होगा। लेकिन अब ये इस एनर्जी लेवल यहाँ पास क्या हो गया, K के वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं ना, K के वैल्यू कितना है, 0, ये 0 हो गया। अब ये ना शिफ्ट डाउन होगा ऐसे, ये क्या होगा, +-1 होगा। ठीक है, प्रोलेट मॉलिक्यूल्स में अप शिफ्ट किए थे, अभी ऑब्लेट मॉलिक्यूल्स में हम लोग डाउन शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अब ये J इज इक्वल टू 2 है ना, तो इसके लिए हम लोग कितने एनर्जी लेवल में स्प्लिट होगा, ये स्प्लिट मतलब बटना। ठीक है, 2 + 1 कितना हो गया, 3, सो ये 1। ठीक है, अभी प्रोलेट मॉलिक्यूल्स में ऊपर बनाए थे, लेकिन अभी क्या करना है हम लोग को, ऑब्लेट मॉलिक्यूल्स के लिए नीचे बनाना है। सो ये कितने में स्प्लिट होगा, 3 में स्प्लिट होगा, 1 2 और ये क्या होगा, ये 3, ये 0 +-1 और ये +-2 ऐसे। ठीक है, अगर 3 के लिए बनाए तो ये हम लोग का 0 कितने में स्प्लिट होगा, ये 4 लेवल में स्प्लिट होगा, 0 +-1 +-2 और ये +-3। ठीक है, ये हो गया +-1 +-2 और ये +-3। तो ये 4 लेवल में 0 1 +-1 ये 4 लेवल में स्प्लिट हो गया। अब सिलेक्शन रूल के हिसाब से अगर आप सभी लोग को इसका स्पेक्टर दिखलाना है तो 0 से लेकर 0, तो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगा ऐसे, है ना, और 1 से लेकर 1 तक, 0 से 0, ये 0 से 0, है ना, ये 1 से 1, है ना, ऐसे करके बना सकते हो। 0 से 0, तो ये 0 से 0, ये 1 से 1, है ना, यहाँ पास ऐसे बना सकते हो। अभी मेरे पास स्पेस नहीं है तो आप लोग बना सकते हो इसे, ये +2 से +2 ऐसे सिलेक्शन रूल के हिसाब से। सो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्लेट और प्रोलेट मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग
स्पेक्ट्रा बना सकते हैं। लास्ट टॉपिक बचा हम लोग का एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। सो एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स में इन दिस मॉलिक्यूल्स हैव 3 डिफरेंट मूवमेंट ऑफ एनर्जियाज। देखो IA, IB और IC तीनों का वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट होता है। इस वजह से एनर्जी लेवल एंड स्पेक्ट्रा आर सब टाइप मॉलिक्यूल्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड। इसके लिए जब हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है। नो सिंपल जनरल एक्सप्रेशन कैन बी डिराइव फ्रॉम देम, दे आर यूजुअली ट्रीटेड बाय अप्रोक्सीमेशन मेथड। क्योंकि इसका जो IA, IB और IC के वैल्यू ना बराबर नहीं होता है, इस वजह से इसका जो स्पेक्ट्रम आता है ना वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसका जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसको भी सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम लोग एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स का जो स्पेक्ट्रम है उसको स्टडी नहीं करते। ठीक है, आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ आया है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोग से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।